जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी नेट की जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। इस वीडियो में जिन लोगों का भी पेपर 2 एजुकेशन है उनसे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। इसमें हम, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर अपने देख पा रहे हैं, मार्च 2023 का जो पूरा पेपर है जो ऑनलाइन हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा तो एट द एंड आप कमेंट में वहाँ पे पूछ सकते हैं। और इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर 14 मार्च 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी रिजेक्ट द वैदिक अथॉरिटी। इसमें से कौन सा स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो वैदिक अथॉरिटी को क्या करती है, रिजेक्ट करती है, मतलब उसकी बात को नहीं मानती है। तो जब भी हमारे सामने वैदिक अथॉरिटी की बात आती है इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है इंडियन फ़िलॉसफ़ी की। इंडियन फ़िलॉसफ़ी को जब हम देखते हैं तो हम दो ब्रांच में इसको स्टडी करते हैं। एक वो जो कि वेदास या जिनको हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहते हैं और दूसरे जो हैं आपके वो होते हैं नॉन वेदास जिनको हम नॉन ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहते हैं। अगर वेदा की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो कि वैदिक संस्कृति और जितने भी उनकी चीज़ें हैं, कर्मकांड हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, जबकि नॉन वेदास वाले इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ मेजर प्रोमिनेंट जो वेदास में जिनके नाम आते हैं जैसे कि आपका सांख्य फ़िलॉसफ़ी हो गया, आपका योग फ़िलॉसफ़ी हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, ये सारे लोग आएंगे। जबकि आपके जो नॉन वेदा हैं, जो नहीं मानते हैं, उनमें बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन है? मेनली इसमें आता है आपका जैनिज़्म, जो जैन होते हैं, उसके बाद बुद्धिज़्म और इसके साथ ही चरकविज़म, जो चरक है वो वाले लोग। ठीक है, तो ये तीन लोग इसको नहीं मानते हैं। अब आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें दिया है आपका सांख्य फ़िलॉसफ़ी, न्याय फ़िलॉसफ़ी और चारवाक फ़िलॉसफ़ी और वैशेषिका फ़िलॉसफ़ी। तो देखिए, बाकी पहला, दूसरा और जो चौथा है ये लोग वेदों की सत्ता को मानते हैं, लेकिन जो चारवाक है ये या तो बौद्ध दिया होता या जैन दिया होता, तो ये लोग नहीं मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अ सोशल प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज़। एक जो सामाजिक प्रक्रिया है वो कब होती है? जब इंटीग्रेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, कंपटीशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि बहुत लोगों को लगे इंटीग्रेशन होगा या कंपटीशन होना चाहिए, बट अगर निगेटिव कंपटीशन होगा तो वहाँ सोशल प्रोसेस आपका उतना अच्छे से नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन है तो आपने सब चीज़ों को समाहित कर लिया और इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी को दिखाता है कि आपने इंटीग्रेट कर लिया, तो वहाँ क्वेश्चनिंग और ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट के केस में ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ पर जो सोशल प्रोसेस है वो तब होता है जब हम एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेट का मतलब आत्मसात करते हैं किसी दूसरे कल्चर। आपका कल्चर एक्स है और आप किसी वाई कल्चर, जैसे इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर फॉर एग्जांपल, तो वेस्टर्न कल्चर के एटीट्यूड्स को, वेस्टर्न कल्चर के बिहेवियर्स को, वेस्टर्न कल्चर के कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को हम क्या करते जा रहे हैं? अपनाते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है वो उसको ही, उसके लिए वो नेचुरल कल्चर हो जाता है। सो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम सामने वाले की चीज़ों को एसिमिलेट करते हैं। क्लियर? बट एसिमिलेट से एक प्रॉब्लम भी होती है कि जो हमारा यूनिक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, कभी कभी हम उसको लूज़ कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव, तो आंसर बी हो जाएगा उसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव एग्जामिन्स हाउ फैमिली मेम्बर्स एंड इंटीमेट कपल्स इंटरैक्ट ऑन अ डेली बेसिस एंड अराइव्ड एट अ शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सिचुएशन। देखिए, ये आपसे कह रहे हैं कि आप वो कौन सी इसमें से थियरी होगी कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो साथ में रहने वाले कपल्स होते हैं वो एक डेली बेसिस पे उनके साथ कोई भी समस्या होती है, आइडियोलॉजीज़ मैच नहीं करती हैं, बट दे कम एट अ कंक्लूजन। सो कॉन्फ्लिक्ट थियरी पर्सपेक्टिव। सो लेट्स सी द ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट। अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या वहाँ पे ऐसा लिख के आएगा कि वो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पे आ जाता है, ये ठीक है ऐसा है तो तुम्हारी इसमें कर लेते हैं, सेकेंड वाले में मेरा। सो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं होगी। दूसरी है आपकी फंक्शनल थियरी पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है, फंक्शन मतलब क्या है? प्रकार्य। तो प्रकार्यवादियों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। सोशल इंटरेक्शन थियरी पर्सपेक्टिव, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। कन्वर्सेशन थियरी पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे नहीं हो कि नहीं वो आपस में बात करें। यहाँ वो कह रहा है कि उनके बीच में मतभेद हो सकता है लेकिन एट द एंड वो एक शेयर अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केयर एजुकेशन हैज़ बीन फोकस्ड बाई। सो जब भी नाम आए केयर एजुकेशन का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए नेल नॉर्डिंग का नाम। नेल नॉर्डिंग जो थी सबसे पहले तो इन्होंने बताया जो ये केयर एजुकेशन है उसमें कि एक केयरर होता है और एक जिसके प्रति हम केयर करते हैं। इनकी काफ़ी सारे बुक भी है जो फेमस हुई है जैसे कि विमेन एंड एविल, ये सारी किताब है। जो केयर एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं कि हमें लोगों के प्रति क्या करना चाहिए, केयर की भावना रखनी चाहिए और उनका केयर भी करना चाहिए जिसमें सिंपैथी, केयरिंग, ये जनरल कंसर्न है। सो केयर एजुकेशन के साथ नेल नॉर्डिंग का नाम आपको याद रखना है, ये आता है। और पाउलो फ्राइडे की बात करें तो इन्होंने जो है क्रिटिकल पेडागोजी जैसे कॉन्सेप्ट्स को दिया है। निगेटिव एजुकेशन की बात निगेटिव एजुकेशन की बात इन्होंने नहीं की। इन्होंने कहा था कि आपका बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को अपोज किया है पाउलो फ्राइडे ने, ठीक। और वॉलस्टोनक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है गर्ल्स और यूथ के लड़कियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा बात करती हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नेचर के साथ हैं। सो यू हैव टू गो ऑल द ऑप्शंस। अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो मे बी आप जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि इसमें जो पूरा खेल है वो ऑप्शन का ही होता है। अगर आप ऑप्शन में समझ रहे हैं तो आप इजीली आंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। Next question, which of the following is not an input function of the structural functional analysis as specified by Gabriel Allman? गैब्रियल आलमंड द्वारा जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है उसमें से कौन सा इसका इनपुट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिया है जिसमें कि इनपुट, इन्होंने जो गैब्रियल आलमंड थे इन्होंने दो फंक्शन बताए थे, एक इनपुट था और दूसरा जो है आउटपुट फंक्शन था। इनपुट फंक्शन में आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट था, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये सारी चीज़ें थी, ठीक। जबकि अगर हम आउटपुट फंक्शंस की बात करें तो ये जो रूल एप्लीकेशन दिया हुआ है आपका, ये रूल एप्लीकेशन कहाँ का है, ये आउटपुट का है। इनपुट में इन्होंने टोटल 4 फंक्शंस दिए थे। अगर ये क्वेश्चन नया है और आप चाहें तो नोट्स में भी जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगे आप उसको लिख लें तो आपको इजीली होगा जब आप बाद में जो है रिवाइज़ करेंगे। सो पॉलिटिकल एसिमिलेशन, सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, दीज आर द इनपुट फंक्शंस, ठीक। तो यहाँ पे ये जो इनपुट फंक्शंस हैं ये क्या हमें बताते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं और किस तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा अगर आउटपुट में आप देखें तो रूल एप्लीकेशन के साथ और भी आपको जो बाकी इसके हैं वो आपको याद रखना होगा, जैसे कि रूल मेकिंग, ये भी आपका आउटपुट फंक्शन में आता है। और रूल एडुजिक, मैं लिख देती हूँ, रूल हो गया, उसके बाद ADJUDICATION, रूल एडुजिकेशन, ठीक है। तो ये आपके जो है क्या हो जाएगा, ये आपके आउटपुट फंक्शन में है। सो आपको इसमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि गैब्रियल आलमंड का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है उसमें इन्होंने 2 पॉइंट्स के बारे में बात किया, ये 2 फंक्शन को बताया है, एक इनपुट है और दूसरा आउटपुट है। इनपुट में जैसे सोशलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, आर्टिकुलेशन की बात की जाती है, कम्युनिकेशन की बात की जाती है, जबकि आउटपुट में उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक, जो नीड्स हैं वो आपके इनपुट में जा रही हैं, जो उसको आउटकम है वो आपके आउटपुट में आ रहा है, जैसे कि रूल एप्लीकेशन हो गया आपका, इसके अलावा रूल सिस्टम मेकिंग, रूल एडुजिकेशन। क्लियर है इतना क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन अकरिंग इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट इन इंडिया? देखिए 2 तरह के कॉस्ट हमारे पास होते हैं, अकरिंग और नॉन रीअकरिंग। अगर हम बात कर रहे हैं कि रीअकरिंग है, दैट मीन्स कि आप उसको बार बार करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आप कोई सोप गए बाज़ार से ख़रीद करके ले आए, तो अब वो सोप अगर आप लेकर के आए हैं तो एट अ सर्टेन डे ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको जाके लाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो ऐसे आप अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप बार बार आपको फिलअप करना पड़ता है, बार बार ख़रीदना पड़ता है या बार बार बनाना पड़ता है। सो दीज आर रीअकरिंग, जो बार बार आ रही हैं। जब नॉन रीअकरिंग लग गया, दैट मीन्स कि आपने एक बार लिया तो अब सालों की छुट्टी, जैसे आपने लैंड ले लिया, तो अब ऐसा तो नहीं कि लैंड आप हमेशा ही लेते रहोगे, उसको एक बार ले लिया फिर उसको चलो फर्निश करवाओ, ऐसा नहीं ना होता। सो अब ये डिपेंड कर रहा है हमारे ऑप्शन में क्या दिया है। फर्नीचर, लेबोरेटरी, केमिकल, सैलरी और स्टिपेंड। स्टिपेंड भी एक तरीके का आपको इंसेंटिव ही होता है। जो फर्नीचर है वो हम कह सकते हैं कि यह नॉन रीअकरिंग है, क्योंकि अगर आपने एक बार फर्नीचर ले लिया है तो आपका काम काफ़ी सालों तक चल सकता है। जबकि केमिकल्स हो गए, सैलरी भी मंथली बेसिस पे और इंसेंटिव भी वैसे ही काम करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टूल यूज फॉर एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलिसी। देखिए, अब यहाँ के लिए आपको पॉलिसी के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी पॉलिसी को डेवलप कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में किस टूल का यूज़ आप करेंगे, टूल किस तकनीकी का प्रयोग करेंगे उस जो पॉलिसी है उसको क्या करने के लिए, उसको विश्लेषित करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। सो आपको एकदम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये याद रखना है कि जो पॉलिसी साइकिल होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ये आपके जो है पेपर में डिटेल में। पॉलिसी साइकिल जो होती है वो टूल होता है जिसकी मदद से हम एनालाइज करते हैं किसी भी पॉलिसी के डेवलपमेंट को। ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंतर्गत आप कहें तो पॉलिसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, इवेलुएट कर रहे होगे तो कैसे करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें इस पॉलिसी साइकिल में आती है। ठीक, और इवेलुएट करने के बाद वो कितना आपका इफ़ेक्टिव हुआ, नहीं हुआ तो दोबारा से कैसे हम करेंगे, ये सारी चीज़ों की बात हम पॉलिसी साइकिल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन NEP 2020 से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय द NEP 2020 टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम। हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उसके लिए किसको बनाया गया है, किस इंस्टीट्यूशन या किस बॉडी को फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो पहला है GEC, HEGC और NHEQF और इसके साथ PSSB। तो यहाँ पे जो आपका जनरल एजुकेशन काउंसिल है, ये आपका जो है जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है कि कितना होगा, हम इस तरह से चेंजेस करेंगे तो कितनी चीज़ें आएंगी, ये सारे के सारे जो लर्निंग आउटकम है इसके लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल, साथ में बोलिए किसको बनाया गया है, जनरल एजुकेशन काउंसिल को। जनरल एजुकेशन काउंसिल किस लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई स्किल को डिफ़ाइन करने के लिए, नॉलेज के लिए, और हर एक बच्चा जो है अपने पूरी एकेडमिक या एजुकेशन की जर्नी में कितनी सारी चीज़ों को गेन कर पाएगा, कितनी सारी चीज़ों को करेगा। तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। कलेक्टिव मोनोलॉग लीड्स टू ईगोसेंट्रिक स्पीच। जो कलेक्टिव मोनोलॉग होता है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच के लिए जिम्मेदार होता है। तो किस साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को स्ट्रांगली जो है वो माना है, इस व्यू को, कि जो कलेक्टिव मोनोलॉग है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये जीन पियाजे जी हैं जिन्होंने कि इसको माना है। ठीक, इनका मतलब क्या है कि एक फेज़ आता है जब बच्चा खुद से ही, ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या है, जब बच्चा खुद से ही, इसी ईगोसेंट्रिक स्पीच को अगर हम वाइगॉस्की की भाषा में कहते हैं तो इसको वो प्राइवेट स्पीच कहते हैं, कि जो बच्चा खुद से खुद को बोल रहा है। तो पियाजे यही कहते हैं कि ये जो बच्चा खुद से तेज़ी तेज़ी बोल रहा है खेलने के दौरान, तो ये क्या करता है कि कभी कभी इससे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके सामने जो भी समस्या आती है वो उसको करता है। और जब यही चीज़ बच्चा जो है पब्लिक सेटिंग में बोल रहा है, सोशल सेटिंग में बोल रहा है, तो वो उसका कलेक्टिव मोनोलॉग लगता है। ठीक है, इसी को उन्होंने नाम दिया है। और यही कलेक्टिव मोनोलॉग से क्या होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी सीखता है। सो दिया किसने है इसको, फ्राइड ने, पियाजे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मेंटल हेल्थ इज़ अ फुल हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी। हु गेव दिस मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ का ये जो मीनिंग है ये किसने दिया है, J.A. हेडफील्ड ने दिया है। किसने दिया है, हेडफील्ड, J.A. इन्होंने दिया है कि मेंटल हेल्थ क्या है, आपका पूरे के पूरे पर्सनालिटी का जो हार्मोनियस फंक्शनिंग है वो होता है। समेटेड रेटिंग को 1932 में भाई किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये तो आपका इजी क्वेश्चन है। सो आपने पढ़ा भी होगा मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग का, जो कि किसने दिया है, आपका रेंसिस लिकर्ट ने। किसने दिया है, रेंसिस लिकर्ट ने 1932 आपको दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनका 5 पॉइंट स्केल है, 7 पॉइंट स्केल है, जिसमें कि आप जो है चीज़ों को बता सकते हैं, जैसे स्ट्रांगली, एग्री और इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो रेंसिस लिकर्ट इसका आंसर नंबर बी। प्राइवेट स्पीच लीड टू सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर, किस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा, तो ये कहने वाले हैं वाइगॉस्की। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जिसको पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा उसको वाइगॉस्की ने क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा। तो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, विदाउट एनी कन्फ्यूजन आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेव वी वाइगॉस्की। अच्छा, NCTE को किस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए NCTE का जो है वो निर्माण किया गया है। फर्स्ट है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन,
क्या शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, यूनाइटिंग द टीचर इन इंडिया, सभी शिक्षक एकता के साथ एकजुट हो जाएं, एक जगह हो जाएं इसके लिए, या टीचर एजुकेशन पे रिसर्चेस को बढ़ावा देने के लिए, या टीचर एजुकेशन जो शिक्षक शिक्षा है उसका विकास करने के लिए। तो आंसर काफ़ी इजी है इसका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें रिसर्च पे फोकस करना होगा तो हम इसके लिए एक नई कमेटी नहीं बनाएंगे। NCT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसका विकास करने के लिए बनाया गया है, और अगर यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन का करना होगा तो वो NCT के थ्रू नहीं होगा, वो पहले प्राइमरी पे होगा फिर सेकेंडरी पे होगा, वो अलग बात होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल किसके द्वारा लिया गया है? ट्रेनिंग मॉडल से क्वेश्चन आता ही है, आपको MCQ के फॉर्म में भी दे देगा 3-4 करके, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। रिचर्ड सचमैन ने आपका क्या दिया है? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल दिया है। डेंग और ल्यूक का एक मॉडल आप पढ़ेंगे, हैबरमास का भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर होगा रिचर्ड सचमैन। विच वन इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट रिफ्लेक्टिव टीचिंग? इसमें से कौन सा चीज़ जो है वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में सही है? देखिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का सीधा सा मतलब होता है रिफ्लेक्शन। समझें आप कि कोई भी चीज़ आप शीशे में देखते हैं तो आपकी जो बॉडी है, जो फिगर है, वो सामने रिफ्लेक्ट होकर तब आपको दिखाई देती है। सो इन द सेम वे जब टीचिंग की बात करें तो शिक्षक या शिक्षिका जो भी पढ़ाए उसके ऊपर वो एक नज़र डालें कि आज मैंने ऐसा पढ़ाया, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया, कल मैं इस तरीके से, मतलब मॉडिफिकेशन करते रहें उसमें, और अपने बिहेवियर को पढ़ाने के तरीक़ों में चेंजेस करते हुए वो करें। टीचिंग विया लेक्चर मेथड, तो ऐसा नहीं कि आप लेक्चर मेथड से पढ़ा दिए तो वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग हो गई। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट रिसर्चेस, प्रोसेस ऑफ प्रीचिंग का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। रिसर्चेस के बारे में आप सोचेंगे तो वो टीचिंग नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये एक साइक्लिक प्रक्रिया होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कि जिसमें कि शिक्षक या शिक्षिका हमेशा देखते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया है वो कैसे किया, क्लास में पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया। सो थिंकिंग अबाउट टीचिंग इज़ योर रिफ्लेक्टिव टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू NCFTE क्या है? जो टीचर एजुकेशन के लिए होने वाला करिकुलम होता है वो NCFTE 2009 आपने पढ़ा होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, आपने NCF पढ़ा होगा जो 2005 का है, ये 2005 में आया था, जो कि सबके बच्चों के लिए है, लेकिन एक टीचर एजुकेशन के लिए आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो 2009 में आया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सी चीज़ जो NCFTE 2009 आया था उसने रिकमेंड नहीं की थी। नोट को बहुत ही ध्यान से देखिए कि उन्होंने क्या नहीं किया था। टू क्रिटिकली एग्जामिन स्कूल करिकुलम, सलेबाई एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। टू हेल्प प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू इंगेज विद फील्ड एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, टू टीच लर्नर ओनली थ्रू थ्योरीज एंड टू अंडरस्टैंड साइको सोशल एट्रीब्यूट, टू हेल्प टीचर इन डेवलपिंग कॉन्शियसनेस एंड फाइनल ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, यहाँ पे आपके ABCD का ऑप्शन नहीं है, आपको इन्हीं में से एक को चुनना है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो या बहुत डिटेलिंग में आपने ध्यान नहीं दिया हो, फिर भी इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक है कि अगर हमें लग रहा है कि ठीक है एग्ज़ाम मतलब करिकुलम को देखना, टेक्स्ट बुक कैसी है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना कि सभी चीज़ें बैलेंस है या नहीं, अच्छी बात है। टीचर को फील्ड एक्सपीरियंस में इंगेज करके बच्चों का जो है ज्ञान का वर्धन करना चाहिए, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग सो निगेटिव पॉइंट, सो लेट्स टेक इट ऑल्सो। टू टीच लर्नर ओनली थ्रू थियरीज, हियर इज़ द गैप, कि बच्चों को सिर्फ थियरीज से पढ़ाएंगे। सो NCF की बात तो कभी थियरीज पे हुई ही नहीं। NCF तो हमेशा कहता है कि बच्चे की जो लर्निंग है उसको आप क्या करें, आउटसाइड जोड़ें, उसको जो है आउटसाइड द नेचर, क्लासरूम के बाहर जोड़ें। सो ये जो ओनली लग गया यहीं पे इनका डिफ़ॉल्ट है, और यही ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करिकुलम अप्रोच? इसमें से कौन सा करिकुलम का अप्रोच नहीं है? सबसे पहला है बिहेवियरल अप्रोच, दूसरा है मैनेजरियल अप्रोच, रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट अप्रोच और लिटरेचर अप्रोच। सो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। लिटरेचर अप्रोच जो है कोई अप्रोच नहीं होता है करिकुलम को जब हम डेवलप करते हैं।
ठीक। जबकि अगर हम बिहेवियर की बात करें या मैनेजरियल आपने पढ़ा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी लीडरशिप वाले में भी है मैनेजरियल ग्रिड जो अप्रोच है, रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट है, ये सारे के सारे जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट अप्रोच हैं। बिहेवियर वाले किस पे फोकस करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे मेज़र किया जाए, ठीक। जबकि मैनेजरियल वाले किस पे फोकस करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे करे। और रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट है तो मतलब दोबारा से कॉन्सेप्ट को बनाने, तो क्रिटिक कर रहे हैं, कुछ अप्रोचेस को देखेंगे, जो अच्छा होगा उसको रखेंगे और जो अच्छा नहीं होगा उसको निकाल देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अकॉर्डिंग टू द नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच। देखिए दो तरह की अप्रोच आप करिकुलम के डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, एक टेक्निकल और साइंटिफिक, एक नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक। इसमें से कौन सा द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपको हिंट भी इन्होंने दे दिया है फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल है और जो नॉन साइंटिफिक है उसको बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। सो हाईली ऑब्जेक्टिव होगा तो वो फ्लेक्सिबल कैसे होगा, यूनिवर्सल होता तो वो उसको हम साइंटिफिक कहते न कि नॉन साइंटिफिक कहते, समझ में आया। लॉजिकल होता तो वो टेक्निकल हो जाता, नॉन टेक्निकल होता ही नहीं। यूरिस्टिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यूरिस्टिक में क्या करेंगे, खोज करके करेंगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार करेंगे। सो 18 का ऑप्शन नंबर डी, देयर आर सेवरल टॉपिक्स विच ओनली नीड योर सम बेसिक अटेंशन एंड कॉमन सेंस, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन केस अगर आप वो सर्टेन पॉइंट को नहीं भी पढ़े हों तो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सूटेबल ऑप्शन, इसमें से कौन सा जो है वो सूटेबल ऑप्शन नहीं है व्हेन करिकुलम इज़ व्यू एज नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक अप्रोच, तो इसमें नॉट बताना है। करिकुलम इज़ व्यू एज क्वालिटी एक्टिविटी, ठीक है, हमें क्वालिटी से कोई दिक्कत नहीं है। करिकुलम इज़ व्यू एज डिलीवरी ऑफ मैप्ड आउट कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, करिकुलम इज़ व्यू एज कन्वर्सेशन, करिकुलम इज़ व्यू एज एमर्जिंग फिनोमेना इन विच ह्यूमन इंटरेक्ट। सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हम कभी भी, चाहे हम टेक्निकल करिकुलम को यूज़ करें चाहे नॉन टेक्निकल नॉन साइंटिफिक यूज़ करें, हम कभी भी करिकुलम, देखिए सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस मैंने बताया है। करिकुलम को कभी भी हम ऐसे नहीं देखते हैं कि सिर्फ आपको जाना है और जो आपने याद किया है उसको बाहर निकाल देना है और अपने अनुभव बता देने हैं, नहीं, बच्चे के अनुभव भी वहाँ मैटर करते हैं। तो यहाँ सिर्फ जो कंटेंट या एक्सपीरियंस आपका है सिर्फ उसकी मैपिंग नहीं करनी है, डिलीवरी नहीं करनी है, उसके भी पूछना है आपको। सो ऑप्शन नंबर बी ये सूटेबल ऑप्शन नहीं होगा। करिकुलम डिज़ाइन कॉन्सेप्चुलाइजेज द करिकुलम एंड अरेंज इट्स मेजर कंपोनेंट। जो करिकुलम डिज़ाइन है वो क्या करता है, कॉन्सेप्चुलाइज करता है करिकुलम को और उसके मेजर कंपोनेंट को अरेंज कैसे करता है। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन, मटेरियल, लर्निंग एक्सपीरियंस। अब देखिए जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे या करिकुलम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि फैमिली तो आएगी नहीं, फिर स्कूल आएगा, फिर काम जहाँ करेगा, फिर रिकॉर्ड्स हम रख लेंगे, ये तो वैसे ही नहीं है। बच्चा है, ठीक है, टीचर है, लेकिन फिर सिलेबस आ रहा है, मतलब पहले स्टूडेंट आ गए, टीचर आ गए, फिर सिलेबस आ रहा है, डिसाइड हो रहा है, फिर इवैल्यूएट कर देंगे। तो ये दोनों तो किसी भी एंगल से करेक्ट नहीं है। अब ये देखते हैं मटेरियल्स हैं आपके पास, मान लीजिए कि मटेरियल रखा है, फिर बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस आप ले आए, फिर आप पेडागॉजी ले आते हैं। मतलब पहले आपने मटेरियल चूज़ कर लिया और ये पता नहीं आपको कि आपको किसके लिए करना है और लर्निंग एक्सपीरियंस ले आए। अब उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि उद्देश्य क्या है, किस कक्षा के बच्चे के लिए, किस स्तर के बच्चे के लिए है, फिर आप उसी के अनुरूप कंटेंट को ले आते हैं, फिर उसी के अनुसार लर्निंग एक्सपीरियंसेस को रखते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। What will be the t value when between group variance and within group variance is 250 respectively। तो यहाँ पे देखिए टी टेस्ट का आपको दिया हुआ है, काफ़ी इजी है, आपको फॉर्मूला अगर पता हो और इजी फॉर्मूला है तो इसको मिस मत करिएगा। t इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बिटवीन b और यहाँ पे हो जाएगा w, ठीक। b क्या है, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और w क्या है आपका, विदिन, बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और ये क्या है, विद इन ग्रुप वेरिएंस। तो जो बिटवीन वाली वैल्यू है, बिटवीन वाली कौन सी है, पहली वाली 200, इसको यहाँ रख देंगे और जो विद इन वाली है वो कितनी है आपकी 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4। तो आंसर आपका 4 है। देखिए 4 किसी में आंसर में दिया है,
हाँ, तो यहाँ पे यही आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, बस टी का फॉर्मूला लगाना है जो कि होगा बिटवीन ग्रुप वेरिएंस अपॉन विद इन ग्रुप वेरिएंस। ठीक है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट स्कोर्स, अब यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट स्कोर आपको दिया है 2 पार्ट्स एक गिवन टेस्ट का 0.50, क्या दिया हुआ है 0.50 दिया है। तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट पूरे टेस्ट का क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 पार्ट, मतलब एक टेस्ट को 2 पार्ट में लिया गया और उन दोनों पार्ट के जो स्कोर्स हैं उसमें से दिया गया है आपको कि एक का 0.50 है, तो टोटल टेस्ट का क्या होगा। ठीक, तो रिलायबिलिटी आपको निकालना है कोफिशिएंट एक टेस्ट का। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो कि एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इसमें पहले हम ये समझते हैं कि इसमें रिलायबिलिटी का कौन सा जो है फॉर्म लग रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट 2 स्कोर का जो 2 पार्ट में किया गया है किसी टेस्ट पे, तो 0.50 एक का दिया दूसरे का नहीं दिया, तो यहाँ पे आपका स्प्लिट हाफ यूज़ किया जा रहा है। स्प्लिट हाफ जो रिलायबिलिटी निकालने का है, जब भी हम स्प्लिट हाफ जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जब स्प्लिट हाफ को निकालना होता है तो हम स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला जिसका वो क्या होता है आपका 2r अपॉन 1 प्लस r, और इसमें जो है आपके r की वैल्यू कितनी दी गई है कि r जो है आपका रिलायबिलिटी ऑफ 1 टेस्ट है जो भी आपको गिवन टेस्ट है, तो वो कितनी है 0.50 है ये 0.50, तो बस आप इस वैल्यू में पुट कर दीजिए 2 इंटू 0.50 अपॉन 1 प्लस r था तो 1 प्लस 0.50, और जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.67 आएगा। तो 0.67 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन। इसमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, जैसे आपको टी का भी मैंने फॉर्मूला बताया, इसको राइट कर लीजिए। इस कोफिशिएंट ऑफ जो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है उसको याद रख लीजिए, जो कि हमने निकाला किससे है, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला से, जो कि क्या है 2r अपॉन 1 प्लस r। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कॉमनली शेयर द फॉलोइंग। जो पैरामेट्रिक है और नॉन पैरामेट्रिक है ये दोनों क्या कॉमनली शेयर करते हैं। टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस ओनली, तो ऐसा नहीं है, दोनों को हम कर सकते हैं, तो ओनली कहीं भी है तो बहुत ही आँख खोल के काम करिए। चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स एज मीन एंड फ्रिक्वेंसी, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल डाटा। देखिए आपसे यहाँ क्या पूछा है कि ये जो कॉमनली शेयर कर रहे हैं कॉमनली, तो आपको पता होगा कि अगर पैरामेट्रिक है और नॉन पैरामेट्रिक है तो इसमें क्या डिफरेंस है। पैरामेट्रिक है अगर आपके पास, तो हम सिर्फ उसमें ही आपका क्या यूज़ कर सकते हैं इंटरवल और रेशियो, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में हम यूज़ करते हैं आपका नॉमिनल ऑर्डिनल। एक पैरामेट्रिक है वो एनपीसी पे हम कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वालिटी है, सुंदरता है, ब्यूटी, कितनी सुंदर है, तो वो हम ऐसे नहीं बता सकते कि कितना है, तो ये नॉन पैरामेट्रिक में चला जाएगा, क्योंकि पैरामेट्रिक में आपका वो चीज़ जो जिसको आप मेज़र कर पा रहे हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं। तो इसमें ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है कि इसमें हम सब रीजनिंग जो करते हैं वो किसी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होती है। ये चीज़ कॉमन है, चाहे आप पैरामेट्रिक टेस्ट कर रहे हो, चाहे आप नॉन पैरामेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक, इसमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो रिक्वायर करेगा स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल सैम्पलिंग आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, दैट मीन्स कि इसमें लोगों के सेलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होने का चांस इक्वल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट विथ, हाँ, स्नोबॉल सैम्पलिंग हम क्या होता है पहले वो देखिए। जैसे बर्फ़ का गोला आपने देखा, आप एक फेंकेंगे तो वो धीरे धीरे कलेक्ट होते होते क्या होता है, बाकी आगे वाले को जोड़ते जाता है। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट किसका होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये हम उस एलिमेंट या उस सैंपल के लिए प्रयोग करते हैं ज़्यादातर जब वो सैंपल हमारा क्या होता है, रेयर होता है, मतलब सामने से हम ईजिली हमें वो सैंपल कलेक्ट नहीं हो पाता है। स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन, अनट्रेंड स्कूल टीचर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर। बाकी के जो ए, सी और डी ऑप्शन है उनको देखिए, उनमें एक कॉमन चीज़ें हैं कि वो आप कभी भी जाएंगे क्वेश्चन आए किसी फॉर्मेट में लोग आपको दे देंगे, बट जो नॉन हेट्रोसेक्सुअल पर्सन है ये लोग कभी भी सामने खुल करके नहीं आएंगे। तो आपने क्वेश्चन आयर दे दिया और वो लोग जो है कि क्या करेंगे, उसको फिल करके फिर एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक का यहाँ पर एग्जाम्पल रहेगा।
Which among the following is the correct sequence of the reflective level of teaching as stated by Handel and Lavoisier 1857? अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, 3 लेवल ऑफ टीचिंग आपने पढ़ा है, ठीक, कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहला है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, फिर आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे जो हायर लेवल है वो है आपका क्या? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें, और वो भी किसके थ्रू? हैंडल और लोवास के द्वारा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्होंने जो कहा है वो ही कहा है, आप अपने मर्जी से इसमें नहीं कि मुझे पहले ये सही लग रहा है, ठीक है। जब किसी के अकॉर्डिंग दे देगा तो वो चीज़ आपको एज इट इज़ करना है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको एक्शन करना है, ठीक है, फिर आप उसमें प्लान करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर एथिकल कंसिडरेशन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्शन होगा, प्लान होगा, उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आप देख सकते हैं, लेवल ऑफ एक्शन, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्शन और लेवल ऑफ एथिकल कंसिडरेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अ टीचर मेंटेन द कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट वर्क विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक जो टीचर है उन्होंने क्या किया है, अपने बच्चे का मीन्स अपने स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चे का वर्क एक पीरियड ऑफ टाइम में, मान लीजिए क्लास 1 में है, वो क्लास 5 में है, एक लंबे समय से उन्होंने उसके काम को रखा हुआ है, जो जो उसने अच्छा काम किया है, बेस्ट वर्क जो उसने किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसको हम क्या कहेंगे? सो इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। जहाँ पे बच्चे का जैसे जो जितना उसका अच्छा काम है, जितना उसने वैरायटी ऑफ काम किया है, उन सबको एक टीचर इंक्लूड करके रखता है, जो कि आगे जाके उसके असेसमेंट में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। Learners will be able to measure the correct volume of a chemical using a measuring flask। जो लर्नर है वो जो केमिकल है उसको फ्लास्क की मदद से इजीली मेज़र कर पा रहे हैं कि वो कितना है कितना नहीं। Above objective will fall under which category of educational objectives suggested by Anderson and Krathwohl? सो ये जो ऊपर का एग्जाम्पल है ये किस ऑब्जेक्टिव में जाएगा, जो कि एंडरसन और क्रैथहॉल द्वारा दिया गया है? फैक्चुअल नॉलेज ऑफ एनालिसिस लेवल। देखिए अगर फैक्चुअल नॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठीक है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन लेवल। फैक्चुअल का मतलब है कि सिर्फ जो रटा रटाया बताया गया है उसको वो चीज़ आ गया। प्रोसीजर का मतलब क्या तरीका है, किस तरीके से, और एप्लीकेशन लेवल का मतलब है उसको अप्लाई करने का। जैसे आपको किसी ने बताया कि पेन को ऐसे, जैसे कोई छोटा बच्चा है जो कि टास्क सीख रहा है, तो आपने उसको बताया कि पेन का पहले पीछे का नॉब खोलते हैं, फिर रिफ़िल को इन करते हैं, फिर उसको बंद करते हैं। सो ये उसके लिए एक एप्लीकेशन का काम कर रहा है और आपने सिर्फ उसको तरीका बताया है, प्रोसीजर बताया है और उसने कर लिया। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, कॉन्सेप्ट बन रहा है एनालिसिस लेवल पे, और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है एप्लीकेशन लेवल पे। तो आप देखिए पहली चीज़ कि ये मेटाकॉग्निटिव नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि बच्चा अपनी थिंकिंग पे थिंकिंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी को तो हम पहले यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। दूसरा कि उसकी नॉलेज कॉन्सेप्चुअल नहीं है। क्यों? उसने कॉन्सेप्ट समझ के इसको नहीं किया है, उसने क्या किया, उसको बताया गया है वो तरीका और तब उसके अनुसार वो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो एनालिसिस नहीं कर रहा है, वो एक कार्य को कर रहा है जिसको उसने सही से कर दिया है। प्रोसीजरल नॉलेज उसको बताया गया है और वो भी किस लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे, कि हाउ टू अप्लाई या हाउ टू मेज़र दैट केमिकल यूजिंग द फ्लास्क। सो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा 27 का वो है आपका बी ऑप्शन। Which among the following is the correct sequence of career stage and professional standards for teacher? ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और कंफ्यूजिंग भी है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझना है। सबसे पहले आपका है एक्सपर्ट टीचर। तो निश्चित से चीज़ है ना कि कभी भी आप एक्सपर्ट तो पहले नहीं हो जाएंगे। यहाँ देखिए बिगनर दिया है, फिर यहाँ एक्सपर्ट दिया है, तो ये तो ए ऑप्शन तो ऐसे ही गया। प्रोफिशिएंट टीचर हैं, फिर बिगनर आप बने, फिर एक्सपर्ट बन गए, फिर लीड बन गए। तो अगर आप पढ़ाने में सक्षम हैं तो आप बिगनर कैसे हुए? दोनों ऑप्शन कट हुए, कैसे हुए समझ में आया? ठीक है, सी ऑप्शन थोड़ा सही है कि इसमें पहले इन्होंने बिगनर का यूज़ किया है, फिर आप एक्सपर्ट बने, फिर लीड टीचर, फिर प्रोफिशिएंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इन्होंने ये किया है कि बिगनर टीचर तो सही है, बट आप एक्सपर्ट हो गए और आप प्रोफिशिएंट बाद में हुए, ये यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। अच्छा, इस तरफ ही है ऑप्शन नंबर डी। पहले आप बिगनर टीचर बने,
फिर आप प्रोफिशिएंट हुए, फिर एक्सपर्ट हुए, फिर लीड टीचर हुए। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि पहले आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, आप बिगनिंग किया आपने, फिर आपने उसमें दक्षता की, फिर आपने उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल किया और फिर आप उसमें लीड टीचर के रोल में हो। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। Which of the following is the tool being used to create e-portfolio of learner? अगर लर्नर का अभी हमने पढ़ा पोर्टफोलियो क्या है कि जब आप अपने बच्चे का एक लंबे समय तक का जो लेखा जोखा रखते हैं उसके जो बेस्ट वर्क्स होते हैं उनका दैट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो। अब ई पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाते हैं और आपको ई पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑनलाइन मोड पे बनाने को दे दिया गया और आपको कहा गया है कि आप उसको जल्दी दीजिए बना करके, तो आप यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? तो आप महारा का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। महारा आपका ये एक ओपन सोर्स ई पोर्टफोलियो सिस्टम है जिसमें कि आप डिजिटल पोर्टफोलियो को यहाँ पर बना सकते हैं अलग अलग चीज़ों, उसके पिक्चर, इमेजेस, सारी चीज़ों को करके। सो आपको याद रखना है ई पोर्टफोलियो के लिए महारा का नाम। Which among the following is not a LMS? What is this LMS? Learning Management System। इसमें से कौन सा नहीं है? अंगीरा, ब्लैक बोर्ड, कैनवास। देखिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कैनवास का नाम आप लोग जानते ही जानते होंगे, ब्लैक बोर्ड भी आता है और अंगीरा भी है, लेकिन स्वयं प्रभा ये आपका LMS के अंतर्गत नहीं आता है। स्वयं प्रभा तो आपका एक चैनल है ना, जैसे हमने स्वयं पढ़ा था और स्वयं प्रभा पढ़ा था जो मूक के अंतर्गत आने वाले हैं, जो कि 32 या 30 अभी हाल में 40 भी कई ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम डिपेंड करता है, जिसमें DTH चैनल्स आते हैं जो कि जो है जिसमें हमने याद भी किया था, मैंने आपको बताया भी था पेपर 1 के उसमें भी था ये आपके कि जिसमें कि 4 घंटे का नया कंटेंट आपको प्रतिदिन मिलता है और वो कंटेंट 5 घंटे जो है दिन में 5 बार रिपीट होता है। 4 घंटे का नया कंटेंट देते हैं और वो 5 बार दिन में रिपीट करता रहता है, इस तरह से दिन भर आता रहता है। सो स्वयं प्रभा क्या है? ये कोई भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम है जो कि आपको पूरे 24 घंटे और 7 दिन मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is a distinguished characteristics of Web 2.0 tool? Web 2.0 tool का जो है इसमें सबसे ज़्यादा distinguished characteristics क्या है कि ये अब यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वो इंटरेक्टिव होता है, इंटरेक्टिव सोशल मीडिया है और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उसको शेयर करेंगे और अब जिस तरह के कंटेंट को देखते हैं उस तरह के कंटेंट को फिर आजकल तो वो लोग दिखाते भी हैं। तो स्टैटिक वेब पेज है तो ये नहीं है क्योंकि अब वो स्टैटिक नहीं रह गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो यूज़र पहले था, जैसे कि अगर हम देखें वेब 2.0 के पहले जब वेब 1.0 आया था आपका, तो 1.0 में जो यूज़र था उसको इन्फॉर्मेशन पैसिवली मिल रही थी, लेकिन अभी क्या है, अभी वो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर भी कर सकता है और अलग अलग नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू वो इंटरेक्ट करता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not an essential activity of instructional designing? जब आप इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसका क्या एसेंशियल करेक्ट एक्टिविटी नहीं है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर टू एनरोल, एनालिसिस ऑफ लर्नर्स नीड, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल और समेटेड इवैल्यूएशन। देखिए हमें ऑप्शन नंबर ए से कोई मतलब नहीं होता है कि कौन से बच्चे उसमें इनरोल हो रहे हैं। आप क्लास 1 के बच्चों को, हमें इससे नहीं मतलब है कि उसमें आकाश जा रहे हैं कि पीयूष जा रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन एनरोल हो रहा है, लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है कि कौन हो रहा है, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता जब हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को बनाते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, नैक का फुल फॉर्म क्या है आपका? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, याद रखिएगा। अच्छा दिया है, नैक मेथडोलॉजी फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ जनरल हायर एजुकेशन, जो GHC आपने पढ़ा, GEC अभी हाल ही में 2020 NEP में भी आया है, जनरल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये किसका एग्जाम्पल है? सो नैक जो है ये एग्जाम्पल किसका है? क्वालिटी एश्योरेंस का, ऑप्शन नंबर सी। डोंट गेट कन्फ्यूज, ये क्वालिटी को कंट्रोल नहीं करता ना, मैनेज करता ना, इंस्पेक्शन तो वो करता है, बट ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है कि ये क्या करता है, वो अश्योर करता है। अगर नैक ने किसी को A ग्रेडिंग दी है तो वो अश्योर है कि उसकी क्वालिटी क्या है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इंस्पेक्शन है, ये इंस्पेक्ट करता है, बट यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर वो हायर एजुकेशन में जा रहा है तो किसका उदाहरण है? तो क्वालिटी अश्योरेंस का। Which one of the following basic elements of administrative process suggested by H. Fayol are not a part of POSDCARD? POSDCORD, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी है, हेनरी फेयोल द्वारा दिया गया है। आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा इसका पार्ट नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ये आपका है पॉज्ड कार्ब, POSD CORB, ठीक है। पॉज्ड कार्ब जो है ये आपका क्या है, ये मॉडल गुलिक और अर्विक द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आपको याद है, ल्यूथर गुलिक और लिंडल अर्विक ने इसको दिया है इस मॉडल को। इस मॉडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे P से होता है प्लानिंग, O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग होता है, और CO जो है इससे कोऑर्डिनेटिंग होता है। ये याद रखिएगा, क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है। R से रिपोर्टिंग होता है, B से बजटिंग होता है। क्लियर है? एक बार फिर से साथ में बोलिए। P से प्लानिंग होता है, O से ऑर्गेनाइजिंग होता है, S से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि हेनरी फेयोल ने इसमें से किसको जो है नहीं माना है। अब ऑप्शन में देखिए कि किसको उन्होंने नहीं माना है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कोऑर्डिनेटिंग का नाम लिया है। तो कोऑर्डिनेटिंग की बात अगर हम करें तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग ऑप्शन नंबर ए में है, इसमें भी है। तो यहाँ तो नॉट लिखा है, तो ए और बी की तो बात ही नहीं होगी। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कंट्रोल करने की और कमांड करने की, तो इसमें जो कमांडिंग और कोऑपरेटिंग की बात की जा रही है, ये जो है ये इसका एलिमेंट नहीं माना जाता है। ये न तो आपके पहले पॉट्सकार्ब मॉडल में है और न ही फेयोल के मॉडल में है। पहला और दूसरा तो आपको लिंडल उर्विक में और गुलिक में मिल रहा है। और जो कंट्रोलिंग वाली बात है, वो कंट्रोलिंग जब हेनरी फेयोल ने दिया था तो उन्होंने कंट्रोलिंग की भी बात की थी, बट कॉपरेशन की बात, कॉपरेट करने की बात कहीं नहीं कही गई है, ना फेयोल के मॉडल में ना पॉट्सकार्ब में। तो कॉपरेटिंग वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, NEP 2020 रिकमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर GEC, जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है, इसका काम क्या होगा। तो एक्रेडिटेशन का काम तो NAC करेगा, फंडिंग UGC करती है, रेगुलेशन भी UGC और बहुत सारी बॉडीज़ मिलकर कर लेती हैं, डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग, जो GEC है, जनरल एजुकेशन काउंसिल जो बनाया गया है, वो क्या काम करती है, वो आपके एकेडमिक के स्टैंडर्ड सेटिंग को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द एक्रेडिटेशन स्कीम अंडर NABET इन्वॉल्व क्वालिटी ऑफ। NABET, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। NABET क्या है आपका, नेशनल एक्रेडिटेशन, नेशनल एक्रेडिटेशन ये बोर्ड है एक, किसके लिए है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यस, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये बेसिकली आपके, सबसे पहले आप याद रखिए कि जो NABET है, नेबेट आप बोल सकते हैं। नेबेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल गवर्नेंस। नेबेट जो है ये स्कूल गवर्नेंस के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। नेबेट जो है वो चाहे किसी भी लेवल का स्कूल हो, उसको एक्रेडिटेट करता है, उसकी क्वालिटी को करता है ठीक मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो स्कूल गवर्नेंस से संबंधित है, उसकी क्वालिटी को, उसको एक्रेडिटेट करने का काम यही नेबेट करता है। ये आपको याद रखना है। स्कूल लेवल की बात करेगा ना तो नेबेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। अच्छा, ह्यूमन राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन 1994 के अकॉर्डिंग इसमें से डिसेबिलिटी की डेफिनेशन कौन सी नहीं है। लॉस ऑफ फिजिकल और मेंटल फंक्शन ये है। लॉस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, ये भी सही बात है, अगर आपके बॉडी का कोई पार्ट हट जाए तो वो भी डिसेबिलिटी है। अगर आपके थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट हो रहा है तो, या इमोशनल स्ट्रेस। देखिए इसका आंसर तो काफ़ी इजी है। इमोशनल स्ट्रेस कभी किसी व्यक्ति की डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, अदरवाइज ईच एंड एवरी वन इज़ डिसेबल। इमोशनल स्ट्रेस किसको नहीं होता, सबको ही होता है। सो इमोशनल स्ट्रेस कभी भी आपका जो है वो डिसेबिलिटी में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द ICF मॉडल, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ICF जो आपका है, ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म है।
ICF मॉडल फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी। जो ICF मॉडल है वो किस पे ज़्यादा फंक्शन मतलब किस पे ज़्यादा बल देता है। सो ये एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा बल देता है ICF मॉडल कि बच्चे कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने एक्टिवली वो जो है काम को कर रहे हैं। RPWD में कितने कैटेगरीज हैं जो 2016 में आया था? वेरी इजी क्वेश्चन, 21। जो पहले आपका PWD था यही RPWD होता है। PWD 1995 में आया था। इस समय इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ थी आपकी, टोटल 7 डिसेबिलिटीज़ थी, और जो कि बाद में जब 2016 में ये आता है आपका RPWD बन करके, तो यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज़ इसमें क्या हो जाती हैं, काउंट हो जाती हैं। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अ चाइल्ड फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड फैमिली बैकग्राउंड हैज़ बीन एडमिटेड टू योर स्कूल एज ए स्कूल हेड। अब एज्यूम करिए कि आप एक स्कूल के हेड हैं और आपके स्कूल में एक कल्चरली बैकवर्ड बच्चा आया है, तो आप क्या करेंगे? कीप हिम इन अ क्लास इन विच देयर आर मैनी मोर स्टूडेंट फ्रॉम कल्चरली बैकवर्ड बैकग्राउंड। आप उसको ऐसे बच्चों के साथ रखेंगे जहाँ पर उसके जैसे ही बच्चे हैं। एज अ टीचर टू नो मोर अबाउट द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ चाइल्ड, आप उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि बेटा और बताओ अपने कल्चर के बारे में। Keep him in a normal class but will make a special arrangement for teaching him by keeping his special needs in view. Advise him to take up vocational education। देखिए, आप उसको ये तो नहीं कहेंगे कि बेटा जाओ तुम व्यावसायिक शिक्षा लो, या आप उसको सेम अगर क्लास में रखेंगे या उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इससे उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि हम उसको क्या करेंगे, एक नॉर्मल क्लास में रखेंगे और उसके लिए क्या करेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट्स करेंगे कि बच्चे की जो नीड है, जो वो बैकवर्ड बैकग्राउंड से आ रहा है, वो उसको क्या कर सके, सबसे पहले एक लेवल पर लेकर के आ पाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? सोशल चेंज एक लोकल फेनोमेना है। स्पीड ऑफ सोशल चेंज रिमेन्स यूनिफॉर्म। सोशल चेंज अकर एज एन एसेंशियल लॉ। डेफिनेट प्रेडिक्शन ऑफ सोशल चेंज इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ABCD वाला है क्या क्वेश्चन ये? एंड यस ABCD वाला। लास्ट आपका ई ऑप्शन भी है इसमें कि सोशल चेंज एक ग्लोबल फेनोमेना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है। अब एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछा है कि नॉट है। तो देखिए, सोशल चेंज लोकल फेनोमेना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो पहला नहीं सही है, तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, क्योंकि सोशल चेंज ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके यहाँ सिर्फ मेरे यहाँ होता है, ये ग्लोबल फेनोमेना है। ए और ई स्टेटमेंट ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ए गलत है तो ई तो ऑलरेडी सही होगा, ये अब आप जान गए। स्पीड ऑफ सोशल चेंज रिमेन्स यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है, कभी कभी सामाजिक परिवर्तन बहुत निम्न गति से होता है, कभी कभी मध्यम गति से भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है, ये भी यहाँ पर गलत है। ये एक एसेंशियल लॉ है, बिल्कुल सही बात है। हर समाज में परिवर्तन होना तय है, वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा, बस गति का पता नहीं होता। तो ए और बी गलत है। और डेफिनेट प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं हम, ये भी पॉसिबल नहीं। अगर हम कहें कि इस समाज में इस समय ऐसा परिवर्तन होगा, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसके कई अन्य कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो आपका रॉन्ग है। तो लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है? वेदा इज़ नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर बुक, वेदा जो है वो किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं है। द हिम्न मतलब जो श्लोक हैं ऋग्वेद के आर कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है। वैदिक टीचिंग बिलोंग टू द कर्मा मार्ग, वैदिक टीचिंग कर्म मार्ग पे बिलोंग करती हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं और वेदांत लास्ट पार्ट ऑफ यजुर्वेद है। अब इसमें से आपसे बोला है कि कौन सा जो है वो सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेदा कोई पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि वेद में क्या है, पूरी की पूरी आपकी जो हमारे भारतीय संस्कृति जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब की बात की जाती है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है कि जिसको आप लेंगे और आप वेदा को समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ये जो है आपका क्या है, ठीक है। ठीक, ये आपको समझ में आया क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि वेदा इज़ नॉट द नेम। अगर यहाँ पे दिया होता वेदा इज़ द नेम तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। द हिम्न ऑफ ऋग्वेद आर कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ गॉड, तो बिल्कुल सही बात है। जो श्लोक ऋग्वेद में जो श्लोक हैं सारे के सारे वो देवी देवताओं के लिए तो किए गए हैं। जैसे आप देखेंगे गायत्री मंत्र है, और भी इंद्र देव के लिए, अग्नि देव के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए किए गए हैं।
ये भी बी भी सही है। वैदिक टीचिंग कर्म मार्ग पे है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, कर्म मार्ग जो है उस टाइम पे प्रेवलेंट थी, तो ये भी ठीक है। उपनिषद के आखिरी भाग को ही जो है हम वेदांत कहते हैं, तो उपनिषद को वेदांत हम कहते हैं, ठीक, तो ये भी सही बात है। वेदांत जो है वो लास्ट पार्ट है यजुर्वेद का, तो ये गलत बात है। वेदांत का लास्ट पार्ट जो है वो यजुर्वेद नहीं होता है, ठीक। वेदांत का मतलब क्या होता है, देखिए वेदांत का मतलब होता है कि एंड ऑफ द वेद, जहाँ पे वेद जो हैं वो आपके ख़त्म होते हैं वो वेदा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये यजुर्वेद का अंतिम पार्ट जो है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों सही है, लेकिन ई ऑप्शन में नहीं होगा। तो ए बी सी डी ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन रिलेशन टू वैल्यूज़। अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसमें से कौन सी चीज़ आपकी सही है। द टर्म वैल्यू डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलेयर। जो टर्म वैल्यू है ये किसके थ्रू डिराइव हुई है, लैटिन वर्ड वैलेयर से। वैल्यू इज़ डिफाइंड एज एन इंड्योरिंग बिलीव अबाउट द वे थिंग्स शुड बी डन और अबाउट द एंड्स वी डिज़ायर। वैल्यू क्या है, वो विश्वास है, वो तरीका जिसके थ्रू हम किसी कार्य को करते हैं या उसके समाप्ति जो हम चाहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली enunciate the value of justice, liberty, equity and equality एंड ब्रदरहुड इन इट्स प्रीएम्बल। देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जो इक्विटी टर्म यहाँ दिया है, मैं तुरंत ही आपकी निगाह इस पर डाल दूँ। जो इक्विटी दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्विटी नहीं रिटन है, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। ये चीज़ आप याद रखिए, जब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा तो अभी अपने ऑप्शन में खोजिए कि सी कहाँ कहाँ है। सी इसमें है नहीं होगा, सी इसमें है नहीं होगा, सी इसमें है नहीं होगा। वी गेट योर आंसर ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी। देखिए हमें बाकी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमें आंसर मिल गया। सो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद वाला वही है कि कोर यूनिवर्सल वैल्यूज़ दिए गए हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी नाम है, समानता है, लेकिन समता कहीं भी जिक्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी। According to Michael Spence, which of the following assumption of singling theory are true? माइकल के अकॉर्डिंग जो है सिंगलिंग थियरी की कौन सी बात यहाँ पर सही है। इंडिविजुअल डिफर इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज फुल्ली पर्सन स्पेसिफिक। इंडिविजुअल do not know their productivity but their employees do. Schooling level can be observed without incurring a cost. The productivity of individual is affected by schooling. देखिए दो थियरी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, एक सिग्नलिंग थियरी थी आपकी और एक दूसरी एजुकेशनल की एक और थी, जिसमें कि एजुकेशन को एक सिग्नल के रूप में दिया गया था और दूसरा आपके स्किल्स को माना गया था ज़्यादा बेहतर जो रहेगा, ठीक। दो को हमने पढ़ा है यहाँ पे। अगर हम इनकी बात करें माइकल स्पेंस की सिग्नलिंग थियरी की, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी में डिफ़र करते हैं, तो ये मानते हैं सिग्नलिंग थियरी वाले कि एजुकेशन को एज ए सिंबल मानते हैं कि एजुकेशन एक सिंबल है, एक सिग्नल है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। सो ये इंडिविजुअल को मानते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये प्रोडक्टिविटी डिफ़र करती है और प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से पर्सन स्पेसिफिक है। जो पर्सन ज़्यादा एजुकेटेड होगा वो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल को अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं पता होता है बट देयर एम्प्लॉयर्स डू, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फिर भी करते हैं, उनको अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं पता होता है। ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि सिग्नलिंग थियरी में तो ऐसी बात नहीं कहता है। स्कूल लेवल कैन बी ऑब्जर्व विदाउट इनकरिंग अ कॉस्ट, तो स्कूलिंग लेवल पे ही हम इसको देख सकते हैं, मतलब उस टाइम पे हमें उतना पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ हम एक स्किल सीखते हैं जो बाद में हमारे लिए काफ़ी हेल्प होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज। टीचर जो टीचर की क्वालिटी है टीचर की, उसको इम्प्रूव करने के लिए एनईपी ने क्या यहाँ पर नया एनईपी लेकर के आई है। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड्स लेकर के आई है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसके कुछ राष्ट्रीय क्या होंगे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे। 20 घंटे की कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी हर साल। नेशनल मिशन होगा मॉनिटरिंग के लिए हॉरिजेंटल मोबिलिटी ऑफ टीचर या इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ 4 ईयर।
तो आपको ये तो पता होगा कि अब बीएड भी अगर आप करेंगे या एमएड भी करना चाहते हैं तो बीएड अब धीरे धीरे इंटीग्रेटेड बीएड हो रहा है, 2 साल का बीएड धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, 2029-30 तक इसका जो है वैलिडिटी भी खत्म हो जाएगी। सो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की तो बात हो ही रही है, तो ऑप्शन नंबर ई तो रहेगा ही रहेगा। सो लेट्स सी इन द ऑप्शन की ऑप्शन नंबर ई किस में है। तो ऑप्शन नंबर ई आप देखिए इसमें है और पहले दूसरे में नहीं है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 20 आवर ऑफ कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हर साल 20 घंटे आपका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये 20 घंटे की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बीएड या एमएड या इस तरह के कोर्सेज़ को कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ही ख्याल रखा जाता है, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। तो ऑलरेडी फिर हम इतने कम आर में क्यों लेकर के आएंगे। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, ये सही बात है, कुछ एक राष्ट्रीय स्तर पे कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को सेट करना, कुछ नॉर्म्स को सेट करना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ई दोनों देखिए किस में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए, सी और ई। सी वाला क्या था, मिशन था ना मेंटर करने के लिए, कि एक सारे के सारे शिक्षकों को मेंटर करने के लिए एक नेशनल मिशन हम लेकर के आएंगे। The distributive phase of counseling focuses upon which problem of an individual। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव फेज अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग में हम एक इंडिविजुअल को लेते हैं और गाइडेंस में हम कई लोग को एक साथ गाइड कर देते हैं, बट काउंसलिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो काउंसलिंग में हम किसको किसको लेंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम काउंसलिंग की बात करें सो काउंसलिंग फोकस करता है एक व्यक्ति की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को कैटर करने की, वोकेशनल, उसको व्यावसायिक या ऑक्यूपेशनल, ठीक है, किस व्यवसाय में उसको जाना चाहिए और क्या सीखना चाहिए, क्या स्किल अर्जित करनी चाहिए। तो इसमें काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा मदद करता है अगर हम देखें एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को। तो बी, सी और आपका ऑप्शन नंबर ई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और ई ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि एक व्यक्ति के एजुकेशन, वोकेशन और ऑक्यूपेशन, इन तीनों के ऊपर काउंसलिंग जो है वो क्या करता है, एक व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग हाइपोथेसिस क्या करता है, क्लाइंट सेंटर का मतलब क्या हो गया, ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हो गया, जहाँ पे क्लाइंट की बातों को सुना जाएगा और उसी के थ्रू जो है सोल्यूशन को निकाला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, रेशनल होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा या सोशलाइज्ड होगा। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर क्लाइंट सेंटर काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं तो क्लाइंट सेंटर्ड है तो वो सेल्फ सेंटर्ड तो होगा ही होगा। अब ऑप्शन नंबर डी हम एक बार देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव होगा या फॉरवर्ड मूविंग होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो वो कंस्ट्रक्टिव भी होगा, क्योंकि अगर क्लाइंट सेंटर्ड है और फॉरवर्ड मूविंग आगे की तरफ जाएगा तो वो भी बात आपकी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्लाइंट सेंटर्ड आपका बी ऑप्शन में था, बी, डी, ई जिसमें हो, बी, डी, ई। देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या है, रेशनल। हाँ रेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काउंसलिंग हाइपोथेसाइज दैट मैन इज़, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप किया गया था। हाँ ये क्लाइंट सेंटर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको ड्रॉप किया गया था। इसमें बी और डी जिसने जिसने टिक किया होगा ऑप्शन में उसको मार्क्स मिले थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन में ना वेग्यूनेस है, क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग एक व्यक्ति को रेशनलाइज तो दिखाता है, बट ऐसा नहीं कि सोशलाइज बहुत दिखाएगा। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि व्यक्ति सोशलाइज है या नहीं। बाकी ये दोनों चीज़ें ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होगा, बट वो अपनी प्रॉब्लम को खुद से बताता है, खुद से उसके ऊपर चिंतन करता है, और एक जो आपका काउंसलर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को देखता है। तो बी और डी इसके दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। द वर्टिकल प्रपोज्ड बाई NEP 2020 अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया, जो वर्टिकल्स प्रपोज किए गए हैं आपके हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा इंडिया में, वो कौन कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, तो बिल्कुल ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो है। उसके बाद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल।
देखिए, अगर NCTE की बात करें तो NCTE तो आपका आज से थोड़े है, NCTE तो पहले से ही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ नहीं होगा। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल तो ये आपका है, रेगुलेशन के लिए बनाया गया है, ठीक। और नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल की जैसे NAC है उसी के आधार पे किया गया है। तो पहले तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें है आप उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें है, 2 ऑप्शन गया, बचता है आपके पास बी, CE और ACE। CE दोनों में है, बस A और B में अब हमें पता करना है कि कौन सा होगा। तो A है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल और B है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़। देखिए HEGC यही इसका सही आंसर है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की बात हम इसमें नहीं करते हैं, हम यहाँ पे HEGC की बात करते हैं। अगर अम्ब्रेला के उसमें बात करें कि एक जैसे इन्होंने ना अम्ब्रेला टर्म बनाया है हायर एजुकेशन के लिए कि जिसके कि 4 बॉडीज़ हैं, उसको हम लोग डिटेल में जब सेशन करेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है तो बहुत लेंदी आपका सेशन हो रहा है, तो इस वजह से इसके 4 आपके मेंबर्स हैं जो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल हो गया, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल हो गया, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल हो गया। तो इस तरह से इसके 4 इसके अम्ब्रेला टर्म के अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, A, C और E। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। अच्छा क्वेश्चन है कि टीचिंग को एक प्रोफेशन के रूप में दिखाने के लिए इसमें कौन सा जो है ऑप्शन वो सही है। इट एसेंशियली इन्वॉल्व एन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक बात है, इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन भाई है, क्योंकि पढ़ाना जो है सबके बस की बात नहीं होती है, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है इट ट्रांसफॉर्म प्रैक्टिस रॉ मटेरियल, क्या ये प्रैक्टिस रॉ मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? तो ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ प्रैक्टिस रॉ मटेरियल में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है ये। इट टेंड्स टूवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के प्रति मोड़ता है, तो ठीक बात है, गलत नहीं है, ये सही बात है। इट डज नॉट बॉदर मच अबाउट ऑटोनॉमी, ये जो है बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी के बारे में बॉदर नहीं करता है, तो ऐसी भी बात नहीं है, ये ऑप्शन भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। इट हैज़ अ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स, ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर E बहुत सही है। ऑप्शन नंबर A और E को पहले देखिए किस में है, बाकी ऑप्शन को हम लोग एडिट करेंगे। ऑप्शन नंबर A और E, तो देखिए A इसमें है और E दोनों साथ में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B, हमें हमारा आंसर मिल गया। देखिए दिस इज़ द वे जो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत अगर एग्जैक्ट नहीं है तो आपको ये तो पता है कि टीचिंग प्रोफेशन है तो उसके कुछ ना कुछ कॉमन कोड ऑफ एथिक्स होंगे ना, ये हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल में बेल आइकन होगा, प्लीज़ प्रेस इट सो दैट कि UGC नेट का जो भी आपका लेटेस्ट वीडियोज़ आएँ वो सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो निश्चित ही आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट है। आज के लिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि फॉर करिकुलम डेवलपमेंट रोनाल्ड डॉल आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एम्स। रोनाल्ड डॉल ने इसमें से किस एम को जो है आइडेंटिफाई किया है अगर हम बात करें तो देखिए इंटेलेक्चुअल एम, सोशल पर्सनल एम, प्रोडक्टिव एम, एस्थेटिक एम और स्पिरिचुअल एम। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है रोनाल्ड डॉल ने इंटेलेक्चुअल एम आपका हो गया, सोशल पर्सनल एम हो गया और प्रोडक्टिव एम हो गया, इसको इन्होंने माना है करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट। ऑप्शन नंबर ABC, ये भी ऑप्शन वाला है क्योंकि तीनों इसका आंसर है, ABC पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने इसके लिए माना है, ठीक, इन्होंने माना है कि ठीक है एस्थेटिक और जो स्पिरिचुअल है वो भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इनके द्वारा उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। तो इन्होंने किसको माना है, नाम याद रखिएगा, रोनाल्ड डॉल। तो इंटेलेक्चुअल, सोशल और प्रोडक्टिव इसको इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी इसके जो टोटल 100 क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और अगर कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। एज़ वेल एज़ अगर UGC नेट आप प्रिपेयर कर रहे हैं और कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा यूनिट है विच यू फील कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम लोग उसको ईजी जो है आपके लिए करेंगे और काफ़ी ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।